दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला लगता है बलिया। वहां पर रश्मि, जिसकी उम्र 20 वर्ष रहती है, वो अपने पूरे परिवार के साथ बलिया के ही गांव में रह रही होती है। अब रश्मि, जिसका नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ रहता है, रश्मि जो कि बीएससी कर रही होती है, क्योंकि रश्मि का मैथ यानी कि गणित बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसके पापा, जिनका नाम वेदांत रहता है, उम्र 53 वर्ष, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख करके इंजीनियर बने। और रश्मि अपने पापा के सपनों को उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है। बीएससी में जब एंट्रेंस हुआ था, उसकी रैंक 16वें नंबर पर थी। ऐसे में रश्मि का 1 रुपया भी नहीं लगा और उसका बीएससी में एडमिशन हो गया। रश्मि, उसके पापा वेदांत, सब कुछ उनके परिवार में बहुत कुशल मंगल चल रहा होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, रश्मि का एडमिशन हो गया था कॉलेज में। पहली बार रश्मि ऐसे कॉलेज में गई थी जहां पर लड़के और लड़कियां एक साथ क्लास अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक साथ ही रहते हैं। रश्मि के लिए सब बिल्कुल नया रहता है, क्योंकि रश्मि जो कि कई सालों से यानी कि 1 से लेकर 12 तक वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, वो गर्ल्स कॉलेज रहता है। अब ऐसे में नई उम्र, नए लोग, नए दोस्त, रश्मि को ये सब कुछ बहुत नया लग रहा होता है। अब ऐसे में रश्मि, जिसकी सीट पर एक लड़का बैठता है, उसका नाम अजय रहता है। रश्मि और अजय की दोस्ती हो जाती है। अजय संपन्न परिवार से रहता है, इसलिए उसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल रहता है। रश्मि, जिसके पापा वेदांत उसे मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकते हैं, मना करते हैं और कहते हैं कि जब वो एमएससी पास कर लेगी, यानी कि बीएससी करके जब वो एमएससी में अपना नाम लिखवाएगी, तब उसके पापा उसे खुद ही एक बड़ा वाला मल्टीमीडिया मोबाइल लाकर दे देंगे। अब अपने पापा वेदांत के कहने पर रश्मि पूरे तरीके से पढ़ाई लिखाई में मन लगा रही होती है, क्योंकि उसे अपने पापा के सपनों को उड़ान भरना था, क्योंकि उसे अपने पापा के सपनों को पूरा करना था। वो उसी उड़ान को भरने के लिए दिन रात मेहनत करती है। लेकिन जैसे ही रश्मि की दोस्ती अपने ही सीट पर बैठने वाले अजय नाम के लड़के से हो जाती है, अजय जिसके पास महंगा वाला मोबाइल रहता है। अब जब रश्मि अजय के पास इतना महंगा बड़ा वाला मोबाइल देखती है, तो उसके मन में भी इच्छा होती है कि वो एक मोबाइल ले ले, क्योंकि कॉलेज में सभी लोग मोबाइल लेकर के आते हैं। वो अपने पापा से कहती है, तो उसके पापा वेदांत कहते हैं कि देखो रश्मि, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है। ऐसे में जो लोग तुम्हारे कॉलेज में मोबाइल लेकर के आ रहे हैं, वो सब रईसजादे हैं। तुम्हारा उनसे कोई तालमेल मेलजोल नहीं है। पापा के बहुत समझाने पर रश्मि मान जाती है। लेकिन जो अजय रहता है, वो रश्मि को मोबाइल पर कुछ ऐसी वीडियोस दिखा देता है जिसमें एक महिला, एक पुरुष रहता है, और वो लोग, बाकी आप समझ ही सकते हैं कि क्या कर रहे होंगे और वो वीडियो किस प्रकार का रहा होगा। आप लोग इतने समझदार तो हैं ही। अब जैसे ही रश्मि ये सब कुछ देखती है, तो उसके मन में भी इच्छा होती है कि वो भी ऐसा ही कुछ करे। अब वो अजय से कहती है। अजय कहता है कि देखो रश्मि, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि क्लास बी में पढ़ती है। अगर ऐसे में उसे पता चल गया तो फिर वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब रश्मि, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, तो अजय उसे सुझाव देता है कि देखो, अगर तुम ये सब कुछ करना चाहती हो तो तुम्हें पहले एक मोबाइल लेना होगा। अब रश्मि के मन में ये बात बैठ जाती है। वो अपने पापा वेदांत से जिद करती है कि जब तक वो उसे मोबाइल ला करके नहीं देंगे, तब तक वो कॉलेज ही नहीं जाएगी। अब रश्मि के पापा वेदांत, जिनकी उम्र भी 53 वर्ष रहती है, बेचारे बुढ़ापे के इस पड़ाव में बेटी की जिद को पूरा कर देते हैं
रश्मि जैसे ही उसके हाथ में मोबाइल आता है वो बहुत खुश होती है, अपने दोस्तों को पार्टी देती है। अब रश्मि के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है, रश्मि खुश रहती है। वो अजय से पूछती है अपने मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेती है। अब वो फेसबुक पर नए नए लोगों से दोस्ती यारी करती है, खूब बातें करती है। अब पढ़ाई लिखाई जो रश्मि की रहती है वो सब बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि रश्मि ट्यूशन पढ़ने जाती है, अब वो ट्यूशन भी नहीं पढ़ती है क्योंकि बेसी उसका मैथ से रहता है। अब ऐसे में उसके पापा को चिंता सताती है। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो बेटा, हमने भले ही तुम्हें मोबाइल दिला दिया है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई का इस तरीके से नुकसान नहीं करना चाहिए। जैसे ही रश्मि जब भी अपने पापा को देखती तो किताब खोल करके बैठ जाती और किताब के पन्नों के बीच वो मोबाइल अपना चलाती रहती, चैटिंग करते रहती। ऐसा कितने लोग करते हैं, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने भी कभी एक दो बार ऐसा किया है। पन्नों के बीच मोबाइल रख करके चैटिंग तो नहीं की बस बाकी आप लोग लिखिएगा ज़रूर। जैसे ही रश्मि के मोबाइल में ये सारे चैटिंग ऐप्स इंस्टॉल होते हैं तो रश्मि नए नए लोगों से दोस्ती कर लेती है। अब ऐसे में ही उसकी दोस्ती फेसबुक पर विवेक नाम के एक लड़के से हो जाती है। विवेक जो कि रश्मि को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। रश्मि तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेती है बिना जाने समझे कि लड़का कैसा है और ये सही प्रोफाइल है भी या नहीं। अब रश्मि और विवेक के बीच घंटों एक दूसरे से चैटिंग हुआ करती है, बात हुआ करती है। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है तो रश्मि और विवेक अब दोनों वीडियो कॉल पर भी एक दूसरे से बात करने लगते हैं और फिर उधर से जो भी फरमाइश होती है यानी कि लड़के की ओर से वीडियो कॉल पर रश्मि वो सारी चीज़ों को पूरा करती है। अब ऐसे समय बीतता है, 6 महीने से ज़्यादा गुजर जाता है। रश्मि और विवेक का प्यार परवान चढ़ जाता है और ऐसा परवान चढ़ता है कि रश्मि विवेक के साथ ही अपने पापा का घर छोड़ करके भाग जाती है और विवेक रश्मि से एक मंदिर में जा करके शादी कर लेता है। रश्मि बहुत खुश होती है कि अब वो विवेक की पत्नी बन गई है, जिसे वो इतना चाहती है। उसका पहला प्यार है विवेक। वो विवेक की धुन में इस तरीके से अंधी हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद विवेक, चूंकि अब दोनों की शादी हो गई है तो जो महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ शादी के बाद करते हैं उसके लिए ही रश्मि विवेक के साथ उसके घर पहुंचती है। लेकिन विवेक रश्मि को अपने घर से कहीं और ले जाता है और कहता है कि वो कुछ देर बाद आ रहा है, उसका इंतजार करो, ये उसके मौसी का घर है। अब रश्मि जो कि विवेक पर भरोसा करती है आंखें मूंद करके, वो उस जगह पर बैठी रहती है। ऐसे ही दोपहर का 1 बजता है, 1:30 से 2, 3, 4, शाम का 5 बज जाता है। लेकिन ना तो विवेक आता है, ना ही उसकी कोई आहट और ना ही उसके नंबर पर फोन लग रहा होता है। अब रश्मि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रश्मि वहां बैठी एक महिला से पूछती है जो कि पूरे सोने चांदी के जेवरों से लदी रहती है और बनारसी साड़ी पहने रहती है, उसके मुंह में पान रहता है। रश्मि सहमते डरते हुए उस महिला के पास जाती है और पूछती है कि क्या आप ही विवेक की मौसी जी हैं पड़ा। अब जैसे ही मौसी ये सुनती है तो हंसने लगती है और कहती है कि हम तो यहाँ सबकी ही मौसी हैं। रश्मि को कुछ समझ में नहीं आता है। रश्मि कहती है कि हमारे हस्बैंड विवेक हमें लेने नहीं आए, उनके नंबर पर भी फ़ोन नहीं लग रहा है। तो मौसी कहती है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आती हैं उन्हें ना तो कोई लेने आता है और ना ही उनके नंबर पर फ़ोन लगता है। ये जिस जगह तुम हो ये एक कोठा है। अब जैसे ही रश्मि सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। अभी तक तो वो अपने प्यार की पत्नी थी और अचानक वो यहाँ कैसे पहुँच गई। लेकिन इससे पहले कि रश्मि के आंसू सूख जाते, वो जो मौसी रहती है रश्मि को एक कमरे में ले जा करके बंद कर देती है। अब हर दिन हर रात नए नए लोग आते हैं और वो रश्मि की इज्जत के साथ, बाकी आप समझ सकते हैं। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। रश्मि को वहां रहते हुए 2.5 महीने से ज्यादा हो जाता है। रश्मि जो खुद को संभालती है और किसी तरीके से लड़खड़ाते कदमों से थोड़ा इधर उधर
बरामदे में टहल लेती है। लेकिन अब उसके हाथ में मोबाइल भी नहीं रहता है कि जिससे वो विवेक फोटो ही देख सके और एक बार विवेक से पूछ सके कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था, क्या उसके प्यार करने की उसे ये सजा मिली है जो उसने उसे बेइंतहा चाहा, क्या ये उसकी सजा है, प्यार करना कोई जुर्म है। लेकिन बात कैसे हो पाती क्योंकि उसके पास तो उसका मोबाइल ही नहीं था। अब इधर जो रश्मि के पापा होते हैं वेदांत, वो अपनी बेटी की तलाश कर रहे होते हैं, उसे ढूंढ रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं। इसी सिलसिले में वो FIR भी लिखवा देते हैं, लेकिन पुलिस भी असफल नजर आ रही होती है। वो भी खोज तो कर रही होती है, लेकिन आखिर रश्मि कहाँ गई, उसे जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब वेदांत जो ठान लेते हैं कि अपनी बेटी को खोज करके रहेंगे, वो रश्मि के दोस्त जो कि उसके कॉलेज में पढ़ता है उससे मिलते हैं, उससे पूरी बात पूछते हैं। तो अजय बता देता है कि उसने ही रश्मि से कहा था कि फेसबुक इंस्टॉल कर लो, उस पर तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनसे दोस्ती कर लो और फिर तुम जो चाहोगी वैसे ही होगा। अब इसके बाद रश्मि के पापा वेदांत थाने जाते हैं और पूरी बात पुलिस वालों को बता देते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो कि किसी भी काम को करने में इतनी ढिलाई बरतते हैं कि मानो जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। लेकिन जो एक पिता रहता है वो छटपटा रहा होता है अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए परेशान होता है। इसलिए वो अपने स्तर से पता करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और आखिरकार वो अपने एक दोस्त से कॉल डिटेल निकलवाते हैं कि रश्मि किससे मोबाइल पर सबसे ज्यादा बात किया करती थी। उसमें सबसे पहले विवेक का नंबर ही आता है जिस पर रश्मि पूरी रात घंटों घंटों बात किया करती थी। इसके बाद रश्मि के पापा वेदांत उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो विवेक अपने रूम के अंदर ही बैठा रहता है। उसे नहीं पता था कि ये रश्मि के पापा हैं। अब जैसे ही रश्मि के पापा 2 कांस्टेबल लेकर वहां पहुंचते हैं, वो विवेक को धड़ दबोचते हैं। पुलिस वाले उसे थाने लेकर के आते हैं और अच्छे से उसकी धुलाई करते हैं। इसके बाद विवेक पूरा सच उगल देता है कि वो रश्मि को गाजियाबाद में पूरे 2 लाख रुपए में बेच दिया है। अब जैसे उसके पापा ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। वेदांत कुमार जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं और कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां वो उस जगह जाते हैं जहां उनकी बेटी को रखा गया था। अब जैसे वो वहां पहुंचते हैं तो वहां का माहौल देख करके वो बेचैन हो जाते हैं कि ना जाने उनकी बिटिया रानी किस हाल में होगी। वो मौसी के पास पहुंचते हैं और 50,000 रुपये वो मौसी के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि मुझे नई उम्र की नई लड़की चाहिए। जैसे ही मौसी ये सुनती हैं तो वो सभी लड़कियों को बुलाती हैं, लेकिन उसमें कहीं भी रश्मि नहीं रहती। वेदांत इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे जो लड़की चाहिए, जिस टाइप की चाहिए वो आपके यहाँ नहीं है। अगर कोई नई लड़की हो जो आई हो तो आप मुझे दिखा सकती हैं, अगर पसंद आई तो फिर मैं आपको ये 50,000 रुपये नकद दे दूंगा। अब जैसे ही मौसी ये सुनती हैं तो वेदांत को उस अंधेरे कमरे में लेकर के जाती हैं जहां नई लड़की को यानी कि रश्मि को रखा गया था। अब जैसे ही वेदांत रश्मि को देखते हैं तो वो तुरंत मान जाते हैं। इसके बाद मौसी 50,000 रुपये लेने के बाद बाहर से कुंडी दरवाजे की लगा देती है। रश्मि जो कि एक कोने में पड़ी रहती है, रो रही होती है। जैसे उसे लगता है कि कोई आ रहा है उसके पास और फिर से वही सारी चीजें होंगी तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन उसके पापा वेदांत जब उसके पास जाते हैं, जैसे ही रश्मि अपने पापा की आवाज सुनती है तो उसके मुरझाए चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। वो अपने पापा से गले लग जाती है और फपक करके रोने लगती है कि मुझे लगा था पापा कि आप मुझे लेने कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने आपको बिना बताए एक लड़के से शादी कर ली और उस लड़के ने मुझे यहाँ पर ला करके मौसी के हवाले कर दिया। अब जैसे वेदांत ये सुनते हैं तो कहते हैं कि देखो रश्मि, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ।
वो उसे समझाते हैं और एक मोबाइल अपनी बेटी को दे देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर से वेदांत वहाँ जाते हैं और अब की बार सादी वर्दी में उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी पहुँचते हैं और वहाँ से पूरे सुरक्षित तरीके से रश्मि को निकाल लिया जाता है। अब रश्मि अपने पिता के साथ अपने घर आ जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि विवेक यानी कि जिसे उसने इतना मन से चाहा वो थाने में बंद है, तो रश्मि उससे मिलने अपने पिता के साथ पहुंचती है और वहां पर वो उसे 2 तमाचे लगाती है कि तुम्हारे जैसे लोग प्यार करने के काबिल ही नहीं है। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान पर भरोसा कर लिया। तुमने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया था। अगर मेरे पापा नहीं आते तो मुझे अपनी आखिरी सांस तक वहां रहना पड़ता। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पिता की बेटी। जब पिता ये सुनते हैं तो वह प्रफुल्लित व नहीं रह पाते हैं कि वो गर्वित महसूस कर रहे होते हैं कि उनकी बेटी के लिए वो हीरो है। तो आप वेदांत जैसे पिता जो कि अपनी बेटी के लिए हीरो है उस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर चलते हुए मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।